सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की परिचर्चा में उपस्थित सभी विद्वानगणों का यथोचित सम्मान एवं अभिवादन है। सभी आचार्यगण अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार अंतर मन से उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को भी अंतर मन से अभिवादन कर ले। आज की जो विषय वस्तु है, हम लोगों ने जो विषय वस्तु लिया है, विषय वस्तु है कि आने वाले 3 मार्च 2026 को जो मंगलवार दिन है, उस रोज चंद्र ग्रहण लगने वाला है। चंद्र ग्रहण पे हम सबों को भ्रांतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम पहले पंचांग की बातों को हूबहू पढ़ लेते हैं। लिखा गया है कि यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष 15 भौमवार दिनांक 3 मार्च 2026 यह खग्रास चंद्र ग्रहण भारत में ग्रस्तोदित खंड चंद्र ग्रहण के रूप में दृश्य होगा। ग्रस्तोदित क्या होता है कि जब हम देखने मतलब हमें जब दृश्य होगा उस समय ग्रहण लग चुका होगा, उस समय ग्रहण लग चुका होगा, दृश्य होगा। यह चंद्रोदय के समय केवल इसका मुख्य ही दृश्य होगा, यानी कि ग्रहण का शुभारंभ हम लोगों के यहाँ दृश्य नहीं होगा, हम लोग नहीं देख पाएंगे। लेकिन ग्रहण का मोक्ष यानी ग्रहण के कुछ क्षण बीत जाने के बाद से या कुछ समय बीत जाने के बाद में, कुछ घंटे या कुछ मिनट बीत जाने के बाद में हम लोग ग्रहण को देख पाएंगे और मोक्ष तक यानी कि ग्रहण की समाप्ति तक हम लोग देख पाएंगे। यह भारत के सुदूर पूर्वोत्तर के कुछ भागों में खग्रास चंद्र ग्रहण का मुख्य दृश्य होगा। भारत के अलावा यह ग्रहण पूर्वी यूरोप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अटलांटिका, पैसिफिक अटलांटिका आदि क्षेत्रों में दृश्य होगा। अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो दिया गया है कि खंड चंद्र ग्रहण का प्रारंभ भारतीय मानक समय के अनुसार, तो भारतीय मानक जो समय होता है वह समय पूरे ऑल ओवर यानी कि पूरे भारतवर्ष में एक ही होता है। इसलिए भारतीय मानक समय के अनुसार से यहाँ पर 15:19 यानी कि दिन के दोपहर के 3:19 पर शुरू होगा और इसकी समाप्ति मोक्ष घंटा 18:47 यानी कि शाम के 6:47 पर शाम में समाप्ति होगी, जो पूरे भारतवर्ष के लिए यही समय मान्य होगा। ये नहीं कि कोई बम्बे में है, कोई कलकत्ता में है, कोई कहीं है, तो अलग अलग स्थानों पर समय अलग अलग हो जाएगा। स्थानीय समय अलग हो सकता है लेकिन मानक समय एक ही होगा। और हम सबों के घड़ियों में या मोबाइल में जो भी समय दिखता है वह सभी मानक समय है, स्थानीय समय नहीं है। तो आज की इस परिचर्चा में 3 मार्च को लगने वाला जो ग्रहण चंद्र ग्रहण है, इस पर यदि कोई विद्वान अपने विचार देना चाहते हैं तो कृपया हैंड राइज करें ताकि उनको आमंत्रित किया जाए। और प्रियेश कुमार दुबे जी, कृपया यदि आप अपना माइक बंद कर ले तो अच्छी बात होगी, क्योंकि अनावश्यक रूप से माइक खोले रहने पर वॉइस डिस्टर्ब होता है। या कोई सदस्य इस ग्रहण पे अपने विचार देना चाहते हैं, अपना जो शास्त्रीय विचार हो, परिचर्चा हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या है, इसकी क्या मान्यताएं हैं, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, चंद्र ग्रहण क्यों लगता है, इसको भारत में ग्रस्तोदित क्यों कह दिया, लिखा गया। यदि कोई आचार्यगण अपना विचार देना चाहते हैं तो उनका विचार आमंत्रित है। हाँ, संतोष पांडे जी। गुरुदेव, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। इसके लिए हम वैज्ञानिक कारण बता सकते हैं लेकिन शास्त्रीय वाला नहीं बता पाएंगे।
कोई बात नहीं, कुछ तो आपने कहा ना, यही बहुत है। परिचर्चा का मतलब यह होता है कि जो हमें ज्ञान है वो हम देते हैं, और जो नहीं है, जो अन्य सदस्य गण देते हैं, उनके विचारों को सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। यदि किसी सदस्य को जो वैज्ञानिक कारण है तो यह हमने चित्र लगा दिया, ऊपर में सूर्य ग्रहण का और नीचे चंद्र ग्रहण का है। ग्रहण के 1 घंटे पहले सूतक लग जाता है, उसमें कोई शुभ काम करना नहीं चाहिए। जैसे मतलब जो है, सब्जी नहीं काटना चाहिए, गर्भवती स्त्रियों को बचाव करना चाहिए, ग्रहण को चलिए, देखना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आपका कहना कहीं हद तक उचित है, लेकिन सूतक काल के समय 1 घंटे नहीं होता है, कुछ अधिक होता 12 है। घंटा 9 घंटा पहले लगता है। हाँ, अब हम संजय कुमार ओझा जी को आमंत्रित करते हैं कि वे अपनी बातों को, विचारों को रखें। जी गुरुदेव, इसमें जो लिखा हुआ है कि खंडास माने जो ग्रहण लगे हुए ही दिखाई देगा, सब लिखा हुआ है ना। हाँ, लिखा हुआ है ग्रस्तोदित। ग्रस्तोदित, तो 3 बजे तक तो चंद्रमा रहेंगे नहीं। नहीं, तो यह जब हम लोगों को दिखाई देगा तो ग्रसोदित यानी लगे हुए ग्रहण को ही हम लोग दिखेंगे। हाँ, यहाँ पर देखा जाए ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, यह ग्रहण जो शुरू हो जाएगा 3:20 पर, लेकिन चंद्रोदय कितने बजे हो रहा है? चंद्रोदय तो हम लोग चंद्रमा को देखेंगे कब? जब चंद्रोदय, तो जब हम लोग चंद्रमा को देखेंगे तो सूरज की समाप्ति हो जाएगी तभी तो, या चंद्रोदय होगा तभी तो यह चंद्रोदय हम लोगों के यहाँ होने से पहले से ही ग्रहण लग चुका है। इसलिए जब भी चंद्रोदय होगा तो वह ग्रहण युक्त ही होगा। ऐसे भी शास्त्रीय प्रमाण रहता है कि अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। यहाँ जब पूर्णिमा है तो अगर सूर्य में ही ग्रहण लगा हुआ है, सूर्यास्त होने के बाद हम लोग जब चंद्रमा को देखेंगे तो ग्रहण लगा हुआ रहेगा, ग्रहण लगा हुआ रहेगा। इसी जो है ग्रस्तोदित लिखा गया। किया गया है, हाँ, इसी के लिए किया गया। हाँ, आपका कथन उचित है। अच्छा, अब हम अपने विचार को रखें। जी जी, रखा जाए। तो देखा जाए, सबसे पहले सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, यहाँ जो हमने चित्र लगाया है तो ऊपर में सूर्य ग्रहण के बारे में है, चित्र है ये। यह सूर्यदेव है, यह पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा है, बीच में चंद्रमा है। हम चूंकि पृथ्वी पर रहते हैं तो ग्रहगण अपने गति से सदैव अपने कक्ष पर घूमते रहते हैं। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता, तब सूर्य ग्रहण लगता है, जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है। चंद्र ग्रहण के लिए ठीक यहाँ पर देखें, यहाँ सूर्यदेव हैं, यह पृथ्वी है, यहाँ चंद्रमा है। तो जब चंद्रमा एवं सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है, जब सूर्य एवं चंद्रमा या चंद्रमा एवं सूर्य दोनों शब्द एक ही है, किसी को आगे किसी को पीछे कर लेने में फर्क नहीं पड़ता, इनके बीच में यदि पृथ्वी आ जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। चंद्र ग्रहण में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। अब सूर्य यहां पर है, चंद्र ग्रहण में नहीं, हाँ, चंद्र ग्रहण सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर नहीं पड़ती तब चंद्र ग्रहण होता है। तो यह केवल स्थिति पूर्णिमा को बनती है, और
सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यह स्थिति केवल अमावस्या के दिन बनती है। हम अपने जीवन में हमने कभी नहीं देखा कि अन्य तिथियों में भी ग्रहण लग सकते हैं, लेकिन शास्त्रों की बात माने तो जदा कदा कई कई सैकड़ों वर्षों के अंतराल पर कभी कभी ऐसी स्थितियां भी आती है कि अमावस्या या पूर्णिमा से हल्का आगे पीछे भी ग्रहण लगने की बातें स्मरण में मुझे आ रहा है, शायद हमने कहीं पढ़ा है, लेकिन ऐसा व्यवहारिक दृष्टिकोण में हम अपने इस उम्र में नहीं देखा है, और पढ़ा भी है तो हम शायद शब्द का ही उपयोग कर रहे हैं कि हो सकता है। अब आते हैं चंद्र ग्रहण की पर बात करते हैं। चंद्रमा की प्रकाश एवं तरंग ममतामयी होती है। ग्रहण के समय अब चंद्र ग्रहण हुआ तो ग्रहण के समय चंद्रमा पर सूरज की किरण पड़ती ही नहीं है, और सभी ग्रहगण चाहे चंद्रमा हो चाहे कोई, वह सूर्य के रश्मियों से ही प्रभावित होते हैं और उनकी तरंगों में वृद्धि होती है। क्योंकि पूरे जितने भी ग्रहगण हैं सभी में तो केवल एक सूर्यदेव ही प्रकाश के प्रतिरूप है ना जी। ऊष्मा के प्रतिरूप तो केवल सूर्य, उन्हीं से सब है। उन्हीं से सब है। तो अब सूर्य की रोशनी जब चंद्रमा पर नहीं पड़ती है तो उनकी तरंग धूमिल हो जाती है। ग्रहों की सभा में चंद्रमा का स्थान रानी यानी कि दूसरे स्थान पर रहता है। यह हमारे मन एवं माता के कारक हैं। ग्रहण का प्रभाव हम सभी अपने ज्ञान के आधार पर देखने एवं समझने का प्रयास कर रहे हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। चंद्र ग्रहण का सूतक कितने घंटे पूर्व शुरू हो जाता है? 9 घंटे पूर्व शुरू हो जाता है। जैसा कि हम लोगों ने पंचांग में अभी पढ़ा, कि ग्रहण का शुभारंभ, इसकी आवश्यकता नहीं, हटा देते हैं। ग्रहण का शुभारंभ जो है यह 3:19 यानी कि 15:19। ग्रहण का शुभारंभ 15:19 से 9 घंटे पूर्व, इसमें 9 घंटा घटा देंगे तो 19, 15 में से 9 गया तो 6:19। यहाँ 6:19 सुबह से शुरू हो जाएगा। अब यदि सूर्य ग्रहण की बात, ये तो हो गया चंद्र ग्रहण के लिए कि 9 घंटा सूतक रहता है। सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पूर्व से सूतक शुरू हो जाता है। अगर यही सूर्य ग्रहण दिन में 3:19 से शुरू होता तो 12 घंटे पूर्व रात्रि के 3:19 से सूतक शुरू हो जाता। यह ग्रहण ऋषिकेश पंचांग के अनुसार मानक समय, जो हम लोगों ने पूर्व में भी पढ़ा है और अभी भी पढ़ ले रहे हैं, कि यह जो पंचांग का पन्ना है यह ऋषिकेश पंचांग का पन्ना है। इसके अनुसार भारतीय मानक समय 3:19 से लेकर शाम के 6:47 तक ग्रहण लगना है। यह ग्रहण लगभग 3.5 घंटे का होगा। यह ग्रहण लगभग 3.5 घंटे पूर्व। हाँ, ग्रहण के समय हम सबों को क्या नहीं करना चाहिए था? ग्रहण के प्रारंभ से लेकर मोक्ष तक देवालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देवालय में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यानी हम अपने घर के अंदर भी भौतिक रूप से अपने घर की देवता इत्यादि का पूजन पाठ नहीं कर सकते। यानी कि ईश्वर का स्पर्श करना वर्जित है, चाहे वह मंदिर हो या घर हो।
यदि ग्रहण के समय से पूर्व में कोई तैयार खाने की वस्तु होती है, अगर है, तो वह ग्रहण के बाद में खाने योग्य नहीं रहता। बहुत से वस्तु ऐसे होते हैं कि ग्रहण से पूर्व तैयार हो गया है, लेकिन वह उसको छोड़ा नहीं जा सकता, बाद में उपयोग किया जा सकता है या करना पड़ेगा। वैसी स्थिति में उस तैयार वस्तु में क्या रख देना चाहिए? दुनिया का सर्वोपरि सबसे बड़ा औषधि तुलसी एक पत्र। है, तुलसी पत्ता। तुलसी पत्र। हाँ, जिसका नाम है तुलसी पत्र। तुलसी पत्र। कभी कभी ऐसी स्थितियां हो जाती है कि सब कुछ रहते हुए भी तुलसी पत्र ज्यादा कदा उपलब्ध नहीं हो पाती है। नहीं हो पाता। फिर क्या किया जाए? तो हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है कि कुसा, क्या बतलाया गया है? कुसा। कुसा। तो हम उस भोजन के वस्तु में हम कुसा रख सकते हैं, रखने के लिए विधान बतलाया गया है। अब कहेंगे कि यदि कुसा भी ना मिले तो कुसा हमारे हमारे शास्त्रों में 9 प्रकार के कुसा बतलाए गए हैं, 9 तरह के। कितने तरह के? 9 तरह। 9 तरह नौ के। तरह के। 9 तरह के कुसा में एक दुर्वा भी आता है। दुर्वा जो हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं और चढ़ाते हैं और मंत्र पढ़ते हैं, ओम कांडात कांडात प्ररोहंति परुखस्परि, ऐसे मंत्र है ना। जय गुरु जी। उस मंत्र को पढ़कर जो हम वस्तु जो दुर्वा चढ़ाते हैं वह भी कुसा का ही प्रतिरूप है। 9 प्रकार के दुर्वा बतलाए गए हैं शास्त्रों में, उसमें एक भी, तो हम दुर्वा भी लिख सकते हैं। 9 कुसा में से कोई भी एक। अब जो हम लोगों के गांव देहात में जो इकड़ी का जो पौधा है, पतहर, जी जी जी। इकड़ी, पतहर, यह भी कुसा का ही प्रतिरूप है। डाभी, अब पता नहीं अलग अलग क्षेत्रों में इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, क्षेत्र के नाम। हम तो प्रजाति कहा जाए गुरुदेव, हाँ जी, कुसा की प्रजाति कहा जाए। हाँ, कुसा की प्रजाति प्रतिरूप 9 प्रकार की कुसा वर्णन रख देना चाहिए, जिससे वह भोजन अशुद्ध नहीं होता है। अब सूतक काल में जब सूतक शुरू हो जाए, उस समय से लेकर जब सूतक समाप्त सूतक शुरू होने से लेकर मोक्ष तक, यानी कि ग्रहण के समाप्ति होने तक, व्यक्ति यदि अशक्त न हो, व्यक्ति यदि अशक्त न हो, अशक्त न हो, तो अशक्त किसे कहा जाता है? बाल, वृद्ध और बच्चे को। अशक्त 3 को कहा गया है, बाल, वृद्ध, रोगी। वृद्ध, रोगी। रोगी में कुछ स्वस्थ मनुष्य भी रोगी के श्रेणी में आते हैं, कुछ स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण स्वरूप गर्भवती माताएं। लेकिन यदि अशक्त न हो, यदि हो सके तो प्रयास करना चाहिए, यदि हो सके तो, इसीलिए हमने अशक्त शब्द का उपयोग किया गया है कि यदि व्यक्ति अशक्त न हो तो सूतक के प्रारंभ से लेकर ग्रहण के समाप्ति तक भोजन नहीं करना चाहिए। बाल, वृद्ध, रोगी इत्यादि अपने शरीर की रक्षा हेतु या औषधि हेतु, यानी कि स्वास्थ्य और खराब ना हो जाए, इसके लिए अपना उपयोग कर सकते हैं। इन समयों में व्यक्ति अपने इष्ट देव, अपने गुरु मंत्र या अन्य कोई मंत्र जो उनके लिए लाभकारी हो, अपने गुरुजनों से पूछकर उसका जप, शुद्ध होकर जप, मनन करना चाहिए, जप ध्यान करना चाहिए। इसका फल काफी बहुत ही मिलता है। मोक्ष के बाद पुनः स्नान करने के बाद में कुछ दान कर भोजन करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात और है
यहाँ तक तो बातें स्पष्ट हुई। जी गुरुदेव। जैसा कि हमारे सहयोगी आचार्यगण श्री संतोष, वो तो खैर ज्योतिष के भी जानकार हैं, संतोष जी ने कहा भी है कि ग्रहण काल में कटपिट वाले काम यानी कि सब्जी काटना इत्यादि नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ये तो सही बातें वो बोल ही दिए हैं। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, जो पुस्तक में जो लिखा गया है, यहाँ पर बतलाया गया है कि किस राशि को यह अच्छा है, किस राशि को खराब है। खराब है। तो इसके लिए हम लोग कैसे देख सकते हैं? यह पंचांग की बातें सर्वथा सत्य होती है। यह भी पंचांगकार जो होते हैं वह हर प्रकार के विद्या का गहन उनको अध्ययन होता है, और एक विद्वान नहीं कई विद्वान लोग मिल करके सामूहिक विचार विमर्श से पंचांग का निर्माण करते हैं। इसलिए पंचांग की बातों को सर्वथा हम सबों को माननी चाहिए। मानना चाहिए। अब हम लोग आते हैं कि इसको हम लोग ज्योतिषीय आधार से कैसे समझें। तो ग्रहण किस राशि में लग रहा है, जरा अगर कोई विद्वान है यहाँ पर, अगर उनके पास में पंचांग हो तो कृपया पंचांग को खोलें, देखें कि 3 मार्च के दिन दोपहर के बाद में चंद्रमा किस राशि में है। सिंह में आचार्य जी। यानी कि दोपहर में 3:20 पर देखा जाए कि चंद्रमा किस राशि में है, कितने अंशों के हैं। 3 मार्च मंगलवार दिन में 3:20 अपराह्न चंद्रमा सिंह राशि में है। चंद्रमा किस राशि में है? सिंह राशि। सिंह राशि में चंद्रमा है, और उस समय इनका अंशात्मक मान यहाँ हमारे यहाँ के अनुसार 17:41 है। 17:41 यानी कि 18 मानिए ना, 18। ठीक है। तो स्पष्ट बात है कि 3 घंटे में तो चंद्रमा राशि पार नहीं करेंगे ना। ग्रहण के समाप्ति नहीं पार। ग्रहण के समाप्ति काल तक सिंह राशि में ही रहेंगे। अब देखा जाए तो हम इसको 4 3 2 1 6 7 8 9 10 11 12, अब यहाँ पर देखा जाए तो जो ग्रसित हो जाता है उसे पापग्रह की संज्ञा दी जाती है। जो ग्रसित हो जाता है उसे पापग्रह की संज्ञा दी जाती है। पापग्रह की संज्ञा दी जाती है। और वैसे भी चंद्रमा के साथ उस रोज केतु भी हैं। खैर यहाँ पर केवल हम लोग चंद्रमा को आधार लेंगे, केवल हम लोग चंद्रमा को आधार लेंगे। वैसे अगर साधारणतया शब्दों में समझा जाए तो केतु का अंशात्मक मान करीब 15 अंशों का होगा उस रोज। तो चंद्रमा के नजदीक में केतु के हो जाने से, चंद्रमा के नजदीक में केतु के हो जाने से चंद्रमा एवं केतु दोनों ही, केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है और चंद्रमा भी उस रोज पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही है। तो यह ग्रहण योग खैर चंद्रमा पर तो ग्रह योग के आधार पर लग भी गया, इसलिए चंद्रमा थोड़ा और ज्यादा प्रभावित हो गया। चंद्रमा थोड़ा और ज्यादा प्रभावित हो गया, क्योंकि केतु और चंद्रमा का राशि भी एक, नक्षत्र भी एक,
चरण अलग अलग हो गए, क्योंकि यह 1640 से कम है, यह 1640 से अधिक है। तो यह चंद्रमा पाप प्रभावित हो गया धूमिल हो जाने के कारण से। अब यहाँ पर देखा जाए, हम लोग एक एक राशि को आधार मानकर फलादेश कर रहे हैं। यह चंद्र ग्रहण लग्न से नहीं देखा जाता, चंद्र ग्रहण जन्म राशि से देखी जाती है। जी गुरुजी। चंद्र ग्रहण राशि से देखी जाती है। तो मेष राशि यानी कि जिसके जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में है, जिसके जन्म के समय चंद्रमा मेष राशि में है, तो मेष राशि वालों के लिए उससे पंचम भाव यानी कि विद्या भाव में, उससे विद्या भाव में, विवेकशीलता भाव में यह ग्रहण लगा। तो यह बुद्धिमता है। तब बुद्धि जब ग्रहण लग गया, पापतो गुण आ गया या खराब हो गया, तब तो बुद्धि काम नहीं करेगी ना। जी गुरुदेव। तो इसलिए यहाँ पर सब पंचांग में चिंता लिख दिया गया। चिंता कब होता है? बुद्धि की कमी होने से चिंता होती है। चिंता होती है। अब यदि वृषभ लग्न करे, यदि किसी का वृषभ राशि है, तो फिर उससे किस भाव में या हुआ ग्रहण? चौथे भाव में हो गया। चौथा भाव किस चीज का कहा जाता है? वृषभ से चौथे सिंह हुआ ना जी। किसी का माइक इको हो रहा है, इको वाले कृपया माइक ना खोले, या थोड़ा सा वो यदि ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्लूटूथ निकाल दें, वह मोबाइल से डायरेक्ट करें। तो यह चौथा हो गया। तो चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है? तो सुख दुख देखा जाता है। चौथे भाव से क्या देखा जाता है? सुख दुख। तो अब तो चौथे भाव में पापाग्रह हो गया, उल्टे केतु ग्रहण योग में, तक फिर क्या हो गया? ये तो दुख होगा। तो दुख को ही तो व्यथा कहते हैं ना। जी। जी गुरुजी। अच्छा नहीं। अब यदि किसी का जन्म के समय मिथुन राशि में चंद्रमा है, तो वह किस भाव में हुआ मिथुन राशि वालों के लिए? तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या है? अब पराक्रम का। पाप फल देने वाले ग्रह यदि तीसरे, छठे, 11वें भाव में होते हैं तो क्या फल देते हैं? अच्छे फल देते हैं। अच्छे फल देते हैं। तो यह मिथुन से तीसरे हो गया तो अच्छा फल हो गया, श्री की प्राप्ति। श्री की यह चीज कहा जाता है, हर प्रकार के सुख ना। अच्छा हो गया, सब जगह अच्छा हो गया। अब आते हैं, अगर जिसके जन्म के समय कर्क राशि में चंद्रमा है, उनके लिए तो यह दूसरे भाव में हुआ। तो दूसरा भाव को कौन सा भाव कहा जाता है? धन भाव कहा जाता है ना। जी। तो धन संग्रह के भाव में ही यदि पापग्रह बने बैठे हैं, चंद्रमा मन का भी कारक है, केतु भी है यहाँ पर ग्रह योग फंसा, तो क्या धन इकट्ठा करेंगे? क्षति होगा कि फिर इकट्ठा होगा? क्षति होगा गुरुदेव, क्षति होगा। अब आते हैं, यदि सिंह राशि में जिसकी चंद्रमा है जन्म के समय, तो वह तो उसका लग्न ही हो गया ना। जी, लग्न हो गया। तो लगने में चंद्रमा केतु का ग्रहण वो भी खराब हो गया, तब तो ये तो लग्न ही जीवन है ना। लग्न ही जीवन है कि नहीं है? जी ये है। तो फिर लगने में फट गया ग्रह, तो फिर तो घात हो गया ना जी, नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? जी शारीरिक बात। अब यदि किसी का चंद्रमा कन्या राशि में है, यानी कि जन्म राशि उसकी चंद्रमा है, तो यहाँ पुस्तक में लिखा हुआ है हानि पंचांग में, तो यह कहाँ हो गया? इससे 12वें में हो गया ना। तो अधिक खर्चा होगा ना, अधिक खर्चा करवा देंगे तो हानि हुआ कि नहीं हुआ? अगर लग्न से 12वें भाव में ग्रहण योग बना हुआ हो, पापग्रह बन रहा हो, तो फिजूल खर्ची अनावश्यक हो जाएगा। करवाएगा कि नहीं करवाएगा? करवा देगा गुरुदेव। अगर गुरु होते तो अच्छे कार्यों में अच्छे कार्यों में खर्चा होता, लेकिन ये तो चंद्रमा हो गए और भी धूमिल हो गए, तो पापत्व गुण आ गया, उल्टे केतु साथ में, तो हानि होगी कि नहीं होगी? फिजूल खर्चा मतलब हानि।
अब आते हैं तुला। यदि तुला राशि वाले या जिनके जन्म कुंडली में चंद्रमा तुला राशि के हैं, इनका मतलब है कि उनका तुला राशि में जन्म के समय में तो तुला राशि उनका हुआ, तो यहाँ पे दे दिया गया लाभ। अब देखिए, अब यदि यह राशि है तो यह चंद्रमा कहाँ चला गया? अपने से 11वें है कि नहीं? 11वें भाव में ग्रहण लगा, पापग्रह वाली बात आई। ग्यारहवा तुला से 11वां हुआ कि नहीं हुआ? हम लेफ्ट हो गए क्या क्लास से? जी जी गुरु जी, ना लेफ्ट नहीं हुए। तो जब तुला से 11वां हो गया तो 11वें भाव में तो अच्छी बात है ना। यहाँ देखिए ना, पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं, फलित की पुस्तक में रोज पढ़ते हैं कि तीसरे छठे 11वें पापग्रह अच्छे फल देते हैं, तो फिर अच्छा फल हो गया। 11वां भाव किस चीज का है? आय का है। तो आय मतलब लाभ, यानी कि पंचांग की बातें उत्तम है, यानी कि ज्योतिषीय आधार है, सही है। गुरु जी, अगर लाभ भाव में ग्रहण लगेगा तो लाभ, ये समझ में नहीं। तो ग्रहण का मतलब क्या हो गया? चंद्रमा पापी हो गया ना, खराब हो गया। जी जी। और जब चंद्रमा खराब हो गया तो चंद्रमा चूंकि सुभाग्रह है, तो तीसरे छठे 11वें में पापग्रह अच्छे फल देते हैं कि बुरे फल देते हैं? अच्छे फल देंगे। यानी कि चंद्रमा अगर जो एकादश भाव में पापग्रह से पीड़ित है तो उतने बुरे फल नहीं देंगे। अरे और अच्छे ज्यादा फल देंगे ना। तीसरे छठे 11वें में पापग्रह अच्छे फल देते हैं। जी जैसे जी मंगल का जी। छठे भाव में हो जाए, मंगल तीसरा भाव में हो जाए, मंगल 11वें भाव, अच्छा हो जाता है। तीसरे छठे 11वें में पाप गुण वाले या पाप प्रभावित ग्रह अगर हो जाए तो वह बहुत अच्छा फल देता है। किस चीज के लिए? तो उस भाव के लिए। 11वां भाव लाभ का है, इसलिए लाभ वाली बात है। अब देखिए वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या लिखा गया? सुखम लिखा गया ना। तो यह वृश्चिक राशि से कौन सा भाव हुआ? 10वां हुआ ना। अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा है, जन्म कुंडली में है, उससे 10वें भाव में यदि यह पापग्रह की युति बन जाती है तो क्या हुआ? वो भी बलवान है। पाप चंद्रमा हो गया, पाप प्रभावित हो गया, तो क्या हुआ? मित्र राशि में है, 10वें भाव में पापाग्रह या शुभाग्रह की बात नहीं देखी जाती, वहां यह देखा जाता है 10वें भाव में कि मित्र राशि में है या किस राशि में है। कोई भी ग्रह हो, 10वां भाव वह हमारे साहस का प्रतिनिधित्व करता है। वह किसी न किसी कार्यों के लिए, सभी के लिए अच्छा ही होता है। तो राशि भी तो सिंह ही है, बलवान अवस्था का चंद्रमा है। नौवें वृषभ से 9वें जो कर्क राशि है उसका स्वामी होकर के 10वें भाव में है। अब तो यह सुख को बढ़ाया, कार्यों के लिए बड़ी अच्छा किया, कार्यों के लिए अच्छा हो गया, यह भी उत्तम है। अब आते हैं धनु राशि। धनु राशि में यदि चंद्रमा है तो धनु से 9वें भाव में, यानी कि भाग्य भाव में ग्रहण योग लग जाना। भाग्य भाव में ग्रहण लग गया। ग्रहण लग गया तो भाग्य खराब। अगर यही मकर राशि की बात की जाए तो मकर राशि में यदि चंद्रमा है जन्म समय में, तो यह मकर से 8वें हो गया। तो 8वें भाव में किसी भी प्रकार का ग्रहण योग पापग्रह का होना, वह और वो भी खास करके चंद्रमा। और इसे कहा गया है कि 8वें भाव में जो जितने अधिक दिन के गति करने वाले ग्रह हो वह अच्छा ठीक होता है। लेकिन चंद्रमा तो सबसे तेज चलते होंगे ग्रहण योग में, और 8वां भाव मृत्यु का है, आयु का। तो वही यहाँ पर बतलाया गया कि मृत्यु तुल्य। अब यहाँ पे यदि यही कुंभ राशि में चंद्रमा है जिसके जन्म के समय में, तो उससे 7वां भाव हो गया। तो 7वें भाव में ग्रहण मतलब 7वां भाव पति का होता है, पत्नी का होता है। तो यहाँ पर स्त्री पीड़ा लिखा गया है, तो कोई बात नहीं, स्त्री पीड़ा या परिस पीड़ा या दाम्पत्य जीवन में समस्याएं। अगर 12 मीन राशि में चंद्रमा है, यदि मीन राशि में चंद्रमा है
तो उससे कहाँ चला आया, छठे हो गया ना। जन्म के समय में यानी मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा या चंद्र ग्रहण जो सिंह राशि में है उससे छठे भाव में है, तो सौंख यानी कि छठे भाव के पापा ग्रह। तो आशा करते हैं कि जो हम लोगों ने गुणधर्म पढ़ा, जो हम लोगों ने गुणधर्म प्रदेश की क्लास में पढ़ते हैं सीखते हैं, ठीक वही आधार है या कुछ दूसरा आधार है यहाँ पे? वही आधार है गुरुदेव। आधार वही है। तो आशा करते हैं कि हम सभी इन बातों को समझने का प्रयास किए होंगे और समझे भी होंगे। यदि हमसे कोई बातें रह गई हो आधी अधूरी तो जो सदस्य को लगे वह पूरा कर सकते हैं, क्योंकि यह तो परिचर्चा है। परिचर्चा में सभी किसी को बोलने का समान अधिकार है और यहाँ पर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। कभी संतोष जी का है ना ईयरफोन निकाल दीजिए, हटा दीजिए, इको काहे कर रहा है। गुरुजी आपने अभी जो मीन राशि में सिंह राशि छठे भाव में चंद्रमा आता है, तो उसका क्या फलादेश बोला? छठे भाव में चंद्रमा। आपका आवाज स्पष्ट नहीं हम सुन पा रहे हैं। यदि कोई सदस्य ने सुना हो उनकी आवाजों को तो इनके प्रश्नों को जरा सा दोहराए। मैं बोल रही हूँ कि छठे भाव में चंद्रमा का क्या प्रभाव होगा मीन राशि में? हाँ, मीन राशि के छठे भाव में। हाँ, तो यह लाभकारी होगा। अच्छा जी। यह किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं देगा, क्योंकि यह चंद्रमा जो हुआ ग्रहण काल का चंद्रमा जो होता है वह चंद्रमा की रश्मियां धूमिल हो गई। तो रश्मियां जब धूमिल हो गई तो जब चंद्रमा पर ग्रहण लगा तो उनके गुण सौम्यता पूर्वक नहीं रही, कुछ पापत्व गुण आ गया। तो छठे भाव में पापा ग्रह अच्छे फल देते हैं, वह हर प्रकार की लाभ देने का प्रयास करते हैं, वह हर प्रकार का लाभ देगा। व्यक्ति को कंपटीशन, व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा इत्यादि में रुझान के लिए एक आत्मबल नए प्रकार से मिलेगी, ऐसा माना जा सकता है। और कोई सदस्यगण? आचार्य जी उपाय भी बताइए जिनके लिए कष्ट है। तो अब कष्ट है तो किस राशि के लिए है? सबका ही बताइए आचार्य जी। सबका बता दें? हाँ जी। तो देखिए ग्रहण में तो सबसे अधिक महत्व दान का कहा गया है। ग्रहण के बाद में समाप्ति काल में दान का महत्व ज्यादा ही बतलाया गया है। एवं ग्रहण काल में साधना या जप या ध्यान का महत्व सबसे ज्यादा बतलाया गया है। तो जिनको समस्याएं आने वाली है वह व्यक्ति चंद्रदेव का या अपने इष्ट देव या अपने गुरु मंत्रों का अधिक से अधिक जप ध्यान करें। और जो ही ग्रहण काल की समाप्ति होती है तो स्नान कर कुछ चंद्रमा से रिलेटेड वस्तु जैसे चावल हुआ इत्यादि, चंद्रमा की वस्तुएं आप सभी जानते हैं, तो सफेद चीज ज्यादा करके उस वस्तुओं का दान करें। फिर उसके बाद में तो आशा करते हैं कि आज की पूरी विषय वस्तु जो परिचर्चा हम लोगों ने किया सभी के लिए लाभकारी हो। गुरुजी जाप करना होता है, ग्रहण टाइम के ऊपर जप करना होता है, उसको